चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल में देखो, सबसे पहले तो जब रिवीजन वाली क्लास में आना तो अपने नोट्स लेकर आना। उसमें थोड़ा सा टाइम बच जाएगा लिखने वगैरह से। कुछ क्वेश्चंस होंगे करेंगे, वरना तो आप जो आपके नोट्स होंगे उसी से काम चल जाएगा। नहीं लिख रखा है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो लेकर आइएगा। आइए जी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हमने आपसे बात रखी थी कि जैसे जनरली हम लोग कैपिटल के बारे में समझते हैं, सोल प्रोप्राइटर जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है उससे हम लोग कैपिटल कह रहे होते हैं। अगर वहीं पे पार्टनर ने मिलके बिजनेस करा है, ऐसे बिजनेसेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं और उनके कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। और कंपनी जब बनता है जिसमें शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं, उसका पैसा जो होता है हमारे लिए शेयर कैपिटल होता है। अब ये शेयर्स जो होते हैं वो जब हम इशू करते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो या तो कैश में इशू होता है या फिर अदर देन कैश में। और जो कैश में शेयर्स को इशू करते हैं वो एट पार पे करते हैं और एट प्रीमियम पे। और ये तीन तरीके से किया जाता है बेटा, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब एंड ओवर सब्सक्राइब। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने 10,000 शेयर्स इशू किया। अब 10,000 के बदले में ये मैंने इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई 12,000 कर दिए। अगर पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई कर दिए, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्राइब कहते हैं, अगर ज़्यादा कर दिया गया। लेकिन अगर पब्लिक ने सिर्फ 10,000 ही सब्सक्राइब किया होता, उसी के लिए फॉर्म भरे होते, उसी के लिए अप्लाई किया होता, तो उसे क्या कहते? फुल्ली सब्सक्राइब कहते। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि अगर ये चीज़ ना 10 की जगह अगर 9,000 तक ही पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे कहेंगे अंडर सब्सक्राइब। ठीक है। और एक शेयर को हम लोग जो है पार पे और प्रीमियम पे दोनों पे इशू कर सकते हैं। पार का मतलब है कि अगर एक शेयर की कीमत जो होती है, जो भी कीमत होती है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ये बराबर है इशू प्राइस के, जितने पे आपने इशू किया, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं शेयर इशूड एट पार। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा आपका इशू प्राइस है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है जी। तो अगर हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं कैश में और अदर देन कैश में, तो दोनों में ये सिचुएशन है कि जितने का एक शेयर है आपका जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू से ज़्यादा पे या तो इक्वल या फिर ज़्यादा पे, दोनों पे हम लोग इशू कर सकते हैं। अगर ये दोनों टाइप से इशू हो सकता है, अगर फेस वैल्यू के बराबर इशू हो रहा है तो पार है, और फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम है। ठीक है जी। पहली बात तो कि शेयर जब इशू करते हैं, इशू का मतलब ये था कि भाई हम अपने कंपनी के राइट सामने वाले को दे रहे होते, उसके बदले में हम कैश लेते हैं। कई बार हम कैश नहीं लेते, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकता है, उससे हमने सर्विस ली हो, अंडर राइटिंग की सर्विसेज ली हों। ऐसा हो सकता है कि वो हमारे प्रोमोटर्स रहे हों जिनको हम शेयर्स फ्री में बांट रहे थे। तो इस टाइप से, या कुछ हमने बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर वगैरह उनसे लिए, उसके बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो जब हम शेयर्स पब्लिक इशू करते हैं तो ये तीन सिचुएशन आता है पब्लिक इशू के टाइम पे। जब शेयर्स को क्या करते हैं? पब्लिक इशू करते हैं, तो पब्लिक ना उस शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। अगर शेयर्स जितना हमने इशू किया था उतना पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो उसे कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए। लेकिन जितना शेयर्स हमने इशू किया, पब्लिक ने उससे ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब कहेंगे। और अगर उससे कम हुआ है तो क्या कहेंगे? अब अंडर सब्सक्राइब की सिचुएशन ये है कि मिनिमम फिर भी 90% आने चाहिए। कितने? मान लीजिए कि आपने शेयर्स इशू किए 10,000, पब्लिक ने अप्लाई किया आपका 85,000, तो ये नहीं चलेगा सर, सॉरी 8500, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये अंडर सब्सक्राइब्ड है, लेकिन 90% से भी कम अगर अंडर सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं तो ऐसे शेयर्स आपको रिफंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ऐसी सिचुएशन में आपको इनके पैसे, जिनसे भी शेयर इशू हुआ था, उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? फिर से, कितना मिनिमम इशू चाहिए बेटा?
मिनिमम मिनिमम सब्सक्राइब्ड जो है बेटा एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 90% होना चाहिए जितना आपने इशू किया, उससे नीचे नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होगा तो आपको दे रखा है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आ जाए तो ये बात को दिमाग में रखेंगे कि 90% से अगर कम हो रहे हैं तो वो पैसे आपको रिफंड करने पड़ेंगे जिनके पैसे आपके पास आए हैं, प्लस उस पैसे पे आपको साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसको। तो शेयर्स हम ना कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, कैश में और दूसरा अदर देन कैश। कैश में कितने तरीके से, पार पे और प्रीमियम पे। ठीक है जी। अब इशू ऑफ शेयर्स अगर कैश में हो रहा है तो दो तरीके से होता है, या तो लमसम होता है बेटा या फिर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब है कि जितने भी आपका फेस वैल्यू है, जो भी आपका फेस वैल्यू का अमाउंट है, वो फेस वैल्यू का अमाउंट जो है वो वन टाइम में ही आपको शेयर होल्डर्स देंगे, एक ही बार में देंगे। जो भी फेस वैल्यू है, आपका एक शेयर की फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, तो सामने वाला वो 100 रुपीज़ एक शेयर पे एक ही बार में पे करेगा। अगर 1000 शेयर्स लिए उन्होंने तो 1000 शेयर्स पे 100 रुपये करके कितने वैल्यू हो गए बेटा, 1 लाख, उसको एक ही बार में देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लमसम है तो जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है 100 है, इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर फेस वैल्यू पे इशू हो या फिर लमसम में इशू हो। अगर लमसम में होगा तो पूरा 100 का एक शेयर होगा, फेस वैल्यू पे इशू होगा तो बेटा वो हो सकता है दो हिस्से हों, सॉरी इंस्टॉलमेंट में इशू होगा तो 2 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। कोई इसकी वो नहीं है कि भाई कम से कम 2 ही इंस्टॉलमेंट हो या 3, ऐसा नहीं है। कंपनी पर डिपेंड करता है कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसे लेती है। तो चलिए जी, पहली चीज़ कि अगर शेयर्स को हमने इशू किया लमसम में और इंस्टॉलमेंट में, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लमसम में शेयर्स इशू किए गए। जब शेयर्स लमसम में इशू किए जाएंगे, इसमें भी दो रास्ते हैं। आप शेयर्स को किस पे इशू कर सकते हैं, पार पे या फिर प्रीमियम पे। तो अगर हम पार की बात करें, लमसम की पहले समझना। लमसम, लमसम का मतलब है जितना भी किसी ने शेयर हमसे लिया उसके बदले में जो कंपनी को पैसे आएंगे वो एक बार में आएंगे, कोई उसकी किश्त नहीं बनेगी। तो एप्लीकेशन के साथ ही सारे पैसे आएंगे बेटा, समझ में आ रही बात। एक ही बार में पैसे आएंगे, तो उस एक बार में जब पैसा हमारे पास आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर लमसम में शेयर्स को हमने इशू किया है तो ये रिसीव करने की एंट्री होती है। सेकेंड एंट्री होती है बेटा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे इशू हुआ है शेयर्स, ये एंट्री कब करेंगे हम, जब शेयर्स कैसे इशू करेंगे, लमसम में, किस पे, पार पे। पार का क्या मतलब है, इक्वल टू फेस वैल्यू। जो इशू प्राइस है, जो इशू प्राइस है और फेस वैल्यू है, दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसे कहते हैं शेयर्स इशू हो रहा है पार पे। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अगर यही चीज हमने इंस्टॉलमेंट की बात करी होती, शेयर इशू तो पार पे हुआ लेकिन इंस्टॉलमेंट में हुआ है। कैसे इंस्टॉलमेंट हुआ है बेटा, पार पे हुआ है लेकिन कैसे हुआ है, इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। एक शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते थे आप, लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। लमसम में करेंगे तो दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहली एंट्री अमाउंट के रिसीव करने की, दूसरी एंट्री अमाउंट को ट्रांसफर करने की शेयर्स कैपिटल अकाउंट में। पहली एंट्री किस बात की होगी, रिसीव करने की, दूसरी एंट्री अमाउंट को ट्रांसफर करने की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा पहले भी कि एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, एप्लीकेशन यहाँ डेबिट है। अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो ये हट जाएगा बेटा। इन दोनों के हट जाने से क्या बचेगा बताओ, बैंक टू शेयर कैपिटल। और ये बेसिक एंट्री कैपिटल की यही होती है, बैंक टू कैपिटल। पार्टनर्स का होता है तो बैंक टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से लिखते हैं। शेयर्स कैपिटल है तो बैंक टू शेयर्स कैपिटल। समझ में आ गई बात। इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो ये डिपेंड करता है कितने इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे देखो एक ही इंस्टॉलमेंट, लमसम का मतलब क्या होता है, एक ही बार में सारे पैसे देने। कितने इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट के लिए कितनी जर्नल एंट्री करी आपने, दो एंट्री। इस एंट्री को हम लोग कहते हैं रिसीव करने की एंट्री, जिसमें बैंक वाली एंट्रीज है। और इसको क्या कहते हैं सर हम लोग, ड्यू करने की एंट्री। पहली वाली एंट्री किस चीज की है, रिसीव की। दूसरी किस चीज की है, ड्यू की।
समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर इंस्टॉलमेंट पे अगर शेयर आप इशू कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होता है भाई, एक बार में है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, लमसम। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है, मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, यहाँ पे तीन इंस्टॉलमेंट है। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, और तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल मनी। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन में कितनी एंट्री होंगी, दो, एक रिसीव की और दूसरी ड्यू की। इसी तरीके से अलॉटमेंट में भी दो एंट्री होंगी, एक ड्यू की और दूसरी, बस एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है बेटा उसके बाद, और अलॉटमेंट में पहले ड्यू होता है और उसके बाद रिसीव होता है। तो पहले आपने ये वाली एंट्री अगर आपको नहीं समझ गई तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। पहला देखिए, एप्लीकेशन में पहली एंट्री किस चीज़ की है बताइए, रिसीव में क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा, अगर इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है तो बेटा बस इसके आगे इक्विटी शेयर्स लिखना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है तो इसके आगे जो भी परसेंटेज है और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और सेकेंड एंट्री देखो, जो एप्लीकेशन आपने यहाँ लिखा था उसी को आपने डेबिट करा और टू शेयर कैपिटल कर दिया। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन मनी की है। इंस्टॉलमेंट जो है ना बेटा, इंस्टॉलमेंट में सिचुएशन है, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट, पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। क्या नाम होता है, एप्लीकेशन मनी। दूसरे का अलॉटमेंट मनी, तीसरे का फर्स्ट कॉल, आगे चलेगा तो सेकंड कॉल, उससे आगे चलेगा तो फाइनल कॉल। पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम फिक्स है एप्लीकेशन, बाकी ये नेम जो है क्वेश्चन में गिवन होता है। हो सकता है पहले इंस्टॉलमेंट का नाम ही हो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रख दे वो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट का जो नाम होगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जिस इंस्टॉलमेंट की आप एंट्री कर रहे हैं रिसीव में वो क्रेडिट हो जाता है। मान लीजिए आप अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे होते तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगर ये एक इंस्टॉलमेंट है उसका नाम कंपनी ने आपको बताया ऐसे, इसका नाम है सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पहला है और उसी का नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरे का नाम फर्स्ट कॉल, तीसरे का या फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दूसरे का नाम रखा, तीसरे का नाम रखा फाइनल कॉल। अब मुझे बताइए, अगर मैं पहले इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री कर रहा हूं तो एंट्री क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये रिसीव की एंट्री हो गई जी, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, ये ड्यू की एंट्री अगर मैं करूंगा तो ये इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहले इंस्टॉलमेंट किस चीज का किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट का नाम है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। अब बताइए सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री कौन सी होती है, उसके बाद तो ड्यू में जो पहली एंट्री आप करोगे वो ये करोगे। इस इंस्टॉलमेंट के लिए पहली एंट्री कौन सी होगी, ड्यू की। क्या नाम क्या होगा, शेयर, ये नहीं आएगा बेटा, क्या नाम होगा, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद दूसरी एंट्री ये होगी इसी इंस्टॉलमेंट के लिए, क्या होगा नाम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से हमने जो क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है यहाँ पे, वो इंस्टॉलमेंट का नाम आपके यहाँ पे ब्लैक में हेड में से लिख दिया, देखो एप्लीकेशन मनी, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी, तीसरे का फर्स्ट कॉल। तो पहले का आप जर्नल एंट्री देखिए, आपके हिसाब से है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब बताइए अलॉटमेंट में क्या होगा, शेयर पहले ड्यू की एंट्री होगी, पहले किस चीज की होगी बेटा, ड्यू की होगी, शेयर अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट का नाम आ जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
और फिर रिसीव के टाइम पे अलॉटमेंट क्रेडिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हर इंस्टॉलमेंट का जो एंट्री है ना बैंक टू कैपिटल ही बनेगा। आप देखो इसको, ये डेबिट में ये क्रेडिट में, इसे मैं काट दूं तो क्या बच रहा है, एक बच रहा है बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। अगर आप मर्ज करके ये एंट्री नहीं बन रही, इसका मतलब आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। फिर इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की भी यही एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है ये इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज। अब नरेशन की अगर मैं बात करूं तो जहां जहां पे रिसीव की एंट्री आपने करी, जो भी बैंक वाली एंट्री, वहां पे आप लिखेंगे बीइंग शेयर, जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम लगा देंगे। अगर एप्लीकेशन का आप नरेशन लिख रहे हैं तो लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। आप अलॉटमेंट का कर रहे हैं तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। और सेकंड एंट्री जो हमने ड्यू की करी उसमें लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल मनी ड्यू। नरेशन समझ में आ गया। अब आइए जी यहाँ पे कि शेयर्स जब प्रीमियम पे इशू होंगे तो क्या एंट्रीज होंगी। शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू होंगे तो पहले तो प्रीमियम की सिचुएशन को समझो कि अगर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू के बराबर इशू हो रहे हैं तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार। लेकिन इशू प्राइस ज्यादा है किससे, फेस वैल्यू से, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एट प्रीमियम। एक क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में क्या होता है, क्या चेंज होगा, प्रीमियम में जो भी फेस वैल्यू का अमाउंट है उससे ज्यादा पैसा मांगा जाएगा और उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे फेस वैल्यू से ज्यादा। तो अभी जो हमने एंट्री करी थी वो हमने यहाँ पे दो टाइप की एंट्री सीखी, एक लमसम की सीखी और एक इंस्टॉलमेंट की। प्रीमियम पे भी जब शेयर इशू होते हैं तो उसमें भी लमसम होता है और इंस्टॉलमेंट। तो ये लमसम की एंट्री थी हमारी। ये एंट्री हमने कब करा था बेटा, पार में। लमसम का केस है लेकिन कब है, पार में। लमसम मतलब एक इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे मांग लिए गए। तो जब एक इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे गए तो उसका नाम रखा गया था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपसे मैं बोलूं कि अगर यहां पे मैं ज्यादा पैसे मांगूंगा, ठीक है जी, फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए का और 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो कहां लिखेंगे बेटा, जो ड्यू का एंट्री होता है, जो ड्यू वाली एंट्री है ना, इस ड्यू वाली में क्रेडिट करेंगे हम। यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आ रही है, क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बैंक में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस कितने का है सर, 110। इसी तरीके से हमने यहां पे ये एंट्री करनी है। रिसीव की एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये कब कर रहे हैं हम एंट्री, लमसम के केस में। और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज में। एक एग्जांपल हमने लिया कि मान लीजिए 1000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 10 रुपए की। उसे किस पे इशू करा हमने, प्रीमियम पे। तो 20% का प्रीमियम फेस वैल्यू पे निकालेंगे बेटा। 20% के प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, यानी 20% ज्यादा वैल्यू मांग रहे हैं हम लोग। तो 20% के प्रीमियम पे अगर शेयर इशू करेंगे, 10 वाले का 20% निकालेंगे 10 का, कितना आएगा, 2 रुपए आ जाएंगे। तो ये 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो ये बेटा इशू प्राइस क्या निकल के आया बताओ तो जरा, 12। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये होता है हमारा इशू प्राइस। इशू प्राइस कितने का है, 12। तो 1000 शेयर्स के पैसे 12 रुपए करके एक ही बार में आएंगे, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है। तो 12 रुपए के हिसाब से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात। और फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे क्या करा, जो कैपिटल होता है ना, उसमें एक बात दिमाग में रखना कि कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखा आता है, शेयर कैपिटल का अमाउंट ही लिखा आता है, प्रीमियम का अमाउंट कभी भी कैपिटल में नहीं लिखा आता, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। तो कैपिटल में जो भी अमाउंट था शेयर कैपिटल का वो लिखा हमने, और प्रीमियम जितना एक्स्ट्रा था वो हमने लिख दिया। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए जी, अगर यही सिचुएशन इंस्टॉलमेंट में हो जाए तो यहां से सीखने को क्या मिला, यहां से सीखने को सिर्फ ये मिल रहा है कि सर इंस्टॉलमेंट वाली सिचुएशन में, सॉरी लमसम में प्रीमियम के साथ अगर लमसम है तो प्रीमियम की जो जर्नल एंट्री है वो ड्यू में दिखाते हैं। किस में सेपरेट करते हैं,
ड्यू में सेपरेटली दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी रिसीव में इंक्लूडिंग होता है। रिसीव में अलग नहीं करते, अमाउंट रिसीव तो होता है प्रीमियम के साथ, लेकिन इसको सेपरेट नहीं करते। सेपरेट कहाँ पे करते हैं? ड्यू की जर्नल एंट्री में हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक? चलिए जी, अब मान लीजिए कि सिचुएशन और है हमारे पास कि अगर हमने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट पे इशू करा, और वो इंस्टॉलमेंट कैसे है? देखो 1000 शेयर्स है, कितने वाले? 10 वाले, इशूड एट 20% प्रीमियम। एप्लीकेशन कितने का लिया? ये पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रखा हमने, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम, तो टोटल 10 रुपये का एक होना चाहिए, तो 6 और 4 मिला के कितने हो गए? और प्रीमियम 20% एक्स्ट्रा। तो पहले आप ये कैलकुलेशन को समझो बेटा, ये 20% 10 रुपये का था, टोटल मिला के कितने हो गए? ये 12 रुपये हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही मांगे जाएंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा है ना 2 रुपये, वो किसके साथ मांगा जाएगा? तो 4 और ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा बेटा, ये सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखे हैं। अब हम एंट्री करेंगे, इसमें कितनी एंट्रीज बनेंगी? एक एप्लीकेशन को लिया एक, तो एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होगी, पहली रिसीव की, पहली रिसीव की, और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी मुझे बताओ बैंक में यहां से कितना आएगा? 4 रुपये का एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा? 1000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो उस हिसाब से टोटल कितने आ रहे हैं? 4000 आएंगे, और यही चीज़ इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं मेन, तो हमारा अलॉटमेंट की जनरल एंट्री सीखना। अलॉटमेंट की जनरल एंट्री में पहली एंट्री किस बात की बनेगी बेटा? पहली बनेगी ड्यू की। दूसरी, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा ड्यू में सेपरेट करके दिखाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो हमने भी यही किया जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट किया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम किया। अब यहाँ पे आप देखो, एक कितने का था अलॉटमेंट में? 6 का कैपिटल था, 2 रुपये का क्या था? तो हमने कैपिटल में 6 रुपये लिखा, और प्रीमियम कितना लिखा सर? टोटल मिला के कितने हो गए? 8। और उसके बाद बैंक जो रिसीव वाली एंट्री, उसमें सेपरेट नहीं करते, उसमें तो डायरेक्ट हम लोग दिखा देते हैं। समझ में आ गई बात? अब आइए जी, बुकलेट लाइक लेकर आए आप लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। इनका जो कैपिटल है बेटा वो 2 लाख रुपए का कैपिटल है, इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स? 10 रुपए के एक शेयर है सर। तो 2 लाख रुपए का कैपिटल है टोटल, तो 2 लाख रुपए के कैपिटल को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे सर, कितना? तो 20,000 टोटल इनके पास इनकॉर्पोरेटेड कैपिटल है, यानी ऑथराइज कैपिटल जो है वो 20,000 है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? ऑथराइज कैपिटल कितना है? अब आगे कहते हैं कि 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। इसमें से सिर्फ 2000 शेयर्स ही पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं, यानी इस सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर अप्लाइड। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया सर? 1800 अप्लाई किए, 2000 हमने इशू, है तो 20,000 शेयर्स, उसमें से इशू कितना किया? 2000। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया? 1800 अप्लाई की, तो एप्लीकेशन का मनी किसके हिसाब से आएगा? 1800 के हिसाब से। जितना आपने इशू किया उससे कम आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं जी? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इसमें 1800 शेयर्स के पैसे आएंगे, उसमें एप्लीकेशन का पैसा इन्होंने बोला 3 रुपये पर, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन। कह रहे जी एप्लीकेशन में जो पैसा आ रहा है वो टोटल 3 आएगा, जिसमें से 1 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्या है? 1 रुपये, और 2 रुपये क्या है?
ये कैपिटल का अमाउंट है। समझ में आ गई बात? तो मुझे इसमें एप्लीकेशन की एंट्री करके दिखाइए पहले आप, फटाफट सभी लोग एप्लीकेशन की एंट्री करके दिखाओ। एप्लीकेशन की एंट्री कीजिए फटाफट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू का, लेकिन साथ में क्या आएगा इस बार? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा जी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 1800। एप्लीकेशन में बैंक में तो इंक्लूड करके आता है बेटा, 3 रुपए के हिसाब से आएगा, और बाद में ये सेपरेट हो दिया, ड्यू में जाके हम सेपरेट कर देंगे, कैपिटल का पैसा अलग करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग कर देंगे। करें सर, करें अब्दुल्ला? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 20,000 हैं ऑथराइज। इशू हुआ है बेटा 2,000। पब्लिक ने अप्लाई किया 1800, और हम भी अलॉट कर देंगे 1800। एप्लीकेशन की एंट्री, तो पहले तो ये फेस वैल्यू को किस तरीके से बांटा इन्होंने। एप्लीकेशन में 2+1 है। अलॉटमेंट का भी आप देख लीजिए, देखिए अलॉटमेंट में लिखा हुआ है 4 इंक्लूडिंग 1 रुपीज़ प्रीमियम, तो ये 3+1 हो गया। और फर्स्ट कॉल में 2 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, 3 रुपये किसके हैं? फाइनल कॉल के। तो 2 रुपये हो गए बेटा फर्स्ट कॉल के, और 3 रुपये किसके हो गए? फाइनल कॉल के हो गए जी, 3 रुपये। टोटल 10+2 = 12। अब इसकी रिसीव की एंट्री कर लीजिए। कर लिया आपने एप्लीकेशन की एंट्री? ये है बेटा आपके एप्लीकेशन की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1800 × 3 करके आएगा। और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं, जो कैपिटल का पैसा 2 रुपये था वो कैपिटल में लिखा, और प्रीमियम जो था वो अलग से लिख रहे हैं हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलिए जी नेक्स्ट। एप्लीकेशन की एंट्री हमने कर ली, आप अलॉटमेंट की करके बताएं। अलॉटमेंट की एंट्री कर दें ज़रा। अलॉटमेंट में पहली एंट्री रिसीव की नहीं होती, पहले किस चीज़ की होती है? ड्यू की होती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और इसके बाद रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करें इसे ज़रा, फिर मैच करते हैं। हो गया जी अलॉटमेंट। क्या एंट्री करी आपने अलॉटमेंट में? ठीक है जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद रिसीव किए करेंगे। एटीन हंड्रेड इंटू 4, 1800 × 3, और 1800 × 1। यहाँ है जी 1800 × 4। अमाउंट बताइए कितना है? 7,200, 5,400, 1800।
और यह है 7,200, 7,200। चलिए जी, इसी के बाद फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कर लीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। 1800 इंटू का 2, यह है जी 3600। उसके बाद इसके रिसीव की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये अमाउंट भी आ गया जी 3600। और इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल भी है। कितने का फाइनल कॉल है बेटा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये है बेटा 1800 इंटू का 3, ये भी आया जी 5400। यहाँ पे भी हो गया जी 5400। समझ में आ गई बात? चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स में आप ध्यान से ये समझे कि एरियर्स का मतलब क्या है। एरियर्स का मतलब है कि जो हमने इंस्टॉलमेंट मांगे, ये हमेशा इंस्टॉलमेंट वाली सिचुएशन पे ही आएगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट मांगा है और एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया उसने, और पहला देना ज़रूरी है तभी आप शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। तो पहला आपने दे दिया, उसके बाद के जितने इंस्टॉलमेंट हैं उनमें कहीं पे आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं उसे, कॉल्स इन एरियर्स। पहले इंस्टॉलमेंट के बाद अगर किसी शेयर होल्डर्स ने पैसे किसी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए तो उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अलॉटमेंट आपने जैसे मांगा, तो अलॉटमेंट जब मांगते हैं उसे कहते हैं हम लोग ड्यू करना। हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, हमने एंट्री लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। विद प्रीमियम मान लीजिए हम ड्यू कर रहे हैं, हम अलॉटमेंट मांग रहे हैं विद प्रीमियम, तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दीजिए। 10,000 शेयर से 5 रुपए का अलॉटमेंट है, जिसमें 3 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। अब इसमें हम मान के चलते हैं कि एक ऐसा 1000 एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना 1000 शेयर्स हैं और वो पैसे नहीं दे रहा। 1000 शेयर्स तो उसके पास हैं लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री क्या करते हैं, पैसे आने की जो पहले एंट्री होती थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होती थी, बस जो पैसा नहीं मिलेगा उसे हम क्या लिख देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9000 से होगा। क्यों 9000 से हो रहा है सर? 1000 तो मिला ही नहीं हमें, 1000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, तो 1000 इंटू 5 हमें मिला नहीं, और जो मिल गया वो 9000 इंटू 5 है। समझ में आ गई बात? तो ये कॉल्स इन एरियर्स कब आएगा? किसी भी जर्नल एंट्री में रिसीव के टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स को अलग किया जाता है। ड्यू में तो नॉर्मल एंट्री है, जब रिसीव करने की एंट्री हो रही है तो वहां पे जो पैसे नहीं मिलेंगे उसे किस में लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी एंट्री को बिना एरियर्स अकाउंट के भी लिखा जा सकता है।
अगर बिना एरियर्स अकाउंट के आप लिखेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि मैंने नीचे लिखा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था और यहाँ पे अलॉटमेंट का अकाउंट कितना, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का अमाउंट भी कम वैल्यू से लिखा जाएगा जब एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। तो बेहतर कौन सा, बेहतर ये, जब भी कोई शेयर होल्डर्स पैसा ना दे तो आप हमेशा जिस इंस्टॉलमेंट में पैसे उसने नहीं दिए उस इंस्टॉलमेंट के रिसीव में कॉल्स इन एरियर्स को आप डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे। समझ में आ गई बात? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 23। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में लिखा हुआ है घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स। घोष लिमिटेड जो है वो कंपनी का नाम है, वो कह रहे हैं कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांग रही है पब्लिक से। इन्होंने कौन सा इंस्टॉलमेंट मांग रही है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इन्होंने जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पब्लिक से मांगा वो कितने शेयर्स पे मांगा बेटा, और उस शेयर्स का नाम क्या है, इक्विटी से। तो जहां पे भी शेयर लिखेंगे उससे पहले क्या लगा लेंगे, इक्विटी। और जो फाइनल कॉल है वो एक्चुअली में कितने का है, 2 रुपए का। तो हमने 50,000 शेयर 2 रुपए करके फाइनल कॉल पे मांगा, कोई प्रीमियम नहीं है। तो हमने पहले एंट्री जो करेंगे वो किस बात की करेंगे, ड्यू की करेंगे। देखो ड्यू की एंट्री जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए हमने यहीं पे मांगा होता तो हमारी एंट्री ये क्या होती, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पे क्या नाम है बेटा, सेकेंड हैंड। तो इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर्स। क्या इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, नहीं है, तो बेटा ये प्रीमियम नहीं होगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ शेयर 10,000 था, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स और कितने का है फाइनल कॉल, तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ये जो हमने एंट्री करी है वो जनवरी 2016 में करी। अब जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। तो डेट में आप कौन सा डेट डालेंगे, 1 जनवरी 2016। कहते जी एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव, रिसीव कब हुआ, तो रिसीव वाली एंट्री करेंगे तो 15 जनवरी की लिखेंगे। कह रहे जी 15 जनवरी को सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट 100 शेयर्स। इस 100 शेयर्स जो वेंकट के पास था उसने पैसे नहीं दिए, बाकी फाइनल कॉल पे सबने दे दिए। तो जितना पैसा नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर। तो रिसीव वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट, डेबिट करते हैं। एक बार एंट्री करिए इसका फटाफट 23 का। पहले ड्यू की एंट्री होगी फिर रिसीव की होगी। ये एंट्री नहीं लिखी हुई तुम्हारे पास, चलो जी आओ, नहीं लिखी हुई तब क्या करा जाए, ये है। तो भाई 1 तारीख 2016 में हमने ड्यू की एंट्री करी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है और इसका नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हमने लिखा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स थे, 2 रुपए वाले, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया जी 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद आ जाइए बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से डेबिट में लिखेंगे, ध्यान रखना। जो नहीं मिलेगा किस नाम से लिखाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, और वो भी डेबिट में आता है, ऐसा नहीं क्रेडिट में चिपका दें इसे। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
अच्छा जी, तो यहाँ पे 100 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, टोटल 50,000 शेयर्स थे ना, 100 के पैसे नहीं मिले हैं, तो कितने के मिल गए? 49,900 के। तो हमने 49,900 इंटू टू बैंक में लिख दिया क्योंकि मिल चुके ये, और 100 इंटू टू जो नहीं मिले वो एरियर्स में डाल दिए। ठीक है जी, टोटल करके हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल में लिख दिया जी। नोट करिए इसे, कोई डाउट है तो पूछ लें। हो गया सर? तो ये कॉल्स इन एरियर्स था। इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी होता है बेटा। क्या होता है सर? अब कॉल्स इन एडवांस की सिचुएशन क्या है? एरियर की सिचुएशन ये थी कि पहले इंस्टॉलमेंट के बाद, ध्यान से सुनेंगे एरियर्स में, कि पहले इंस्टॉलमेंट के बाद अगर कोई इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर्स पे नहीं करता है उसे हम एरियर्स बोलते हैं। एडवांस का मतलब ये है कि जो पैसे हमने मांगे, वो हमने एप्लीकेशन मांगा या अलॉटमेंट मांगा या फर्स्ट का फाइनल को, कोई सा भी पैसा अगर हम मांग रहे फाइनल को छोड़ के, हमने कोई से भी पैसा मांगा और वो जो पैसा मांग रहे वो तो दे ही रहा है, उसके अलावा आगे के इंस्टॉलमेंट भी पे कर दे रहा है, उसे कहते हैं फाइनल, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस। जो हमने मांगा, मान लीजिए हमने एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन तो दिया ही दिया, साथ में उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, तो इसे क्या बोलेंगे आप? कॉल्स इन एडवांस। तो इसका मतलब है जिस इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिल रहे थे, यानी रिसीव की एंट्री जब हो रही थी, उस वक्त इंस्टॉलमेंट में जिस चीज का आपने पैसा मांगा उससे ज्यादा पैसा आ गया और आगे का आ गया, तो उसे हम लोग किस नाम से लिख देंगे? कॉल्स इन एडवांस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, पैसे मांगना यानी ड्यू की एंट्री करी हमने, तो जब ड्यू की एंट्री करी तो हमने क्या लिखा बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट, पैसा अलॉटमेंट का आना चाहिए था, लेकिन बैंक में अलॉटमेंट के अलावा उसने आगे के भी पैसे दे दिए, तो जब भी बैंक अकाउंट डेबिट होगा अलॉटमेंट का अमाउंट जितना है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आया उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जो भी एडवांस आया है वो सब ऐड करेंगे। तो जितना अलॉटमेंट का है वो अलॉटमेंट में लिख देंगे, जो एडवांस मेरे पास आ गया अलॉटमेंट के अलावा, जिस इंस्टॉलमेंट को आपने मांगा उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे किस नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कॉल्स इन एडवांस जो है वो भी रिसीव की एंट्री में है, लेकिन किस टाइम है? डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट में, क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस की हमारे लिए लाइबिलिटी, वक्त से पहले ही पैसे आ गए। फिर इस कॉल्स इन एडवांस को हम लोग ना बेटा एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट करेंगे। कब? जब मान लीजिए इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया या फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। मैम इधर ध्यान दीजिए, कब का पैसा दे दिया अलॉटमेंट में? फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो क्या फर्स्ट कॉल में दोबारा देंगे ये? तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे उतना पैसा क्या होगा? ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आ जाएगा। ठीक है जी। उस वक्त जब फर्स्ट कॉल की आप एंट्री कर रहे होंगे तो यही कॉल्स इन एडवांस जो आपने क्रेडिट किया था इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 24। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पहले अच्छे से रेडी करेंगे। अमित लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 lakh. Amit Limited registered with the capital of ₹5 lakh in share of ₹10 each, issued 20,000 such shares at a premium of 2 per shares. कह रहे जी 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी एक शेयर 12 रुपए का हो गया। अब उस 12 रुपए को ये कैसे मांगेंगे? तो 2 रुपए का इन्होंने मांगा है जी एप्लीकेशन, 5 रुपए का मांगा है अलॉटमेंट, 2 रुपए का मांग रहे हैं ये फर्स्ट कॉल, और बाकी पैसे इन्होंने बाद में बोला है। तो बेटा एप्लीकेशन कितने का हो गया आपका? अलॉटमेंट 5, जिसमें से देखो 5 बोला है ना, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम हमारे पास कितना था? तो 3 + 2 हो गया। फिर इन्होंने फर्स्ट कॉल बताया कितने का, बाकी पैसे इन्होंने कहा जी बाद में मांग लेंगे। तो अब तक कितना मांग लिया ये? समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन कहता है, आगे की तरफ ध्यान देना, क्वेश्चन कहता है ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव। कह रहे जी एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा सब मिल गया, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब इन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, 1 शेयर होल्डर्स पेड द एंटायर बैलेंस, एक शेयर होल्डर ऐसा है
उसने सारे पैसे दे दिए ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। 300 शेयर्स उसके पास थे, उसने बोला जी आप फर्स्ट कॉल तो मांग रहे हो, वो तो ठीक है ले जाओ, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का वो भी ले जाओ, इसके आगे जो आप मांगने वाले हो फाइनल कॉल वो भी एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही आगे का पैसा दे दिया इन्होंने, उसे क्या बोलेंगे सर? ये कॉल्स इन एडवांस। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए बेटा, मुझे बताइए एप्लीकेशन टोटल एक शेयर कितने का था? 10+2 का था ना। तो मुझे एप्लीकेशन कितने का मिला? 2 का। अलॉटमेंट 3+2 मिला। फर्स्ट कॉल कितने का मिला? तो टोटल कितना हुआ सर? ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो 10 में से 7 तो मिल चुकी, कितना बच रहा है? 3 रुपए जो बच रहे हैं वो किस बात के हैं? और यही फाइनल कॉल का पैसा इन्होंने एडवांस में दे दिया। तो बेटा कॉल्स इन एडवांस की अगर मैं बात करूं आपसे, कितने शेयर्स पे एडवांस पैसा आया? क्या सबने एडवांस दे दिया या सिर्फ 300 वाले शेयर्स ने दिए? तो 300 शेयर्स पे कितना एडवांस? आगे का जो पैसा है वही तो एडवांस कहलाएगा। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे आगे का पैसा कितना बच रहा था? तो टोटल कितना एडवांस? अब ये कब आया एडवांस? तो फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री में चेंज आएगा या रिसीव में? रिसीव में बैंक में जितना पैसा आना था फर्स्ट कॉल का वो तो आएगा ही आएगा, प्लस प्लस ये 900 क्या हो जाएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। समझ में आई बात? और ये 900 रुपये को हम लोग लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट कॉल जब हमें पैसा रिसीव होगा तो क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस जाता है। अब आगे की क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अनदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी। कह रहे जी एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उन्होंने तो एडवांस दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर्स और है जिसके पास कितने शेयर हैं, क्या उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया? इससे तो जो मांगा उसने ये भी नहीं दिया। बेटा ये जो पैसा नहीं मिला उसे किस नाम से लिखते हैं? कॉल्स इन। अब बताइए कॉल्स इन एरियर्स में कितने शेयर्स और कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट कॉल कितने का था? कितना हो गया बेटा? तो 2000 नहीं मिले एरियर में। एरियर भी बताओ फर्स्ट कॉल के जर्नल एंट्री किस में, डीयू में दिखाएंगे रिसीव में दिखाएंगे? रिसीव में। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होता है क्रेडिट? डेबिट होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री में एडवांस भी आएगा, फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री में क्या आएगा बेटा? कॉल्स इन एरियर भी आएगा। फटाफट इसके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करके दिखाइए, करिए जरा, खुद से कीजिए। सबसे हो गया? चलो अब इधर देख लो, मैच कर लो अपना। देखिए कितने शेयर्स हमने इशू किए थे बेटा? 20,000। तो 20,000 शेयर्स, 10 रुपये का आपका कैपिटल का पार्ट है, 2 रुपये का प्रीमियम है। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2, इसमें सभी लोगों ने पैसे दिए, कोई एडवांस नहीं है, तो ये 40,000। कैपिटल सेकेंड एंट्री इसकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000, और थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री मैंने इधर लिख रही है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर इसे भी रिसीव कर लिया हमने। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री को समझ ले, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल की जब आप एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह नहीं है, 20,000 का शेयर्स है, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है। जब ये रिसीव होगा तो हम लिखेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं मिलेंगे उसे हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
और एक्स्ट्रा जो पैसा आया होगा उसे हम किस नाम से लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। तो सर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल ना, ये तो पता कैपिटल का अमाउंट है तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, 20,000 इंटू का 2 ही होगा बेटा, यहाँ कोई चेंज नहीं आता। एरियर का मतलब है जिसने नहीं दिए, मैंने अभी कैलकुलेशन करके बताया कि एरियर में 1000 शेयर जो थे एक शेयर होल्डर्स के पास, उसने नहीं दिए, तो अगर 1000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले तो ये हो गया जी, तो 20,000 में 1000 के तो मिले ही नहीं। एडवांस की बात करूं तो 300 शेयर्स वालों ने एडवांस दिए थे जी, और 3 रुपए करके एडवांस, यानी फाइनल कॉल का जो पैसा था वो 3 करके था। तो इनकी वैल्यू अगर लिख दी जाए तो ये 40,000 है सर, ये कितना है 900, और ये कितना है 2000। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है सर बताओ तो ज़रा? 38। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 38,900। तो ऐसे डिफरेंस करके आप आसानी से निकाल सकते हो। आपने एरियर और एडवांस को आपने पहले लिख लिया, फर्स्ट को लिख लिया, उसके बाद आसानी से निकल गया। समझ में आ गई बात? चले आगे बढ़ते हैं। आइए सर, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि जी हमने शेयर इशू किए अदर देन कैश में, अभी तक जो शेयर इशू किए थे फॉर कैश था, अब हम शेयर जो इशू कर रहे हैं वो अदर देन कैश है। कि मतलब हमारे पास पैसे की जगह पे कोई एसेट्स आ रहा होगा, या हमने किसी से सर्विसेज ली हैं और उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? हम पैसे ले रहे थे और उसके बदले क्या दे रहे थे? शेयर्स दे रहे थे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं उनसे बेटा? एसेट्स या फिर कोई सर्विसेज, उसके बदले में अपने शेयर्स दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप एक्वायर कर रहे होते हैं पहले उस चीज़ की एंट्री होती है। मान लीजिए आपने एसेट्स लिया, तो एसेट्स जब आप किसी से ले रहे हैं, किसी कंपनी से या किसी बंदे से एसेट्स ले रहे हैं, तो एसेट्स आपका डेबिट होता है, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट लिखते हैं। क्या लगाएंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कब लिखते हैं बेटा? वेंडर तब लिखना है जिससे आपने एसेट्स लिया, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, अगर उसका नाम नहीं गिवन है कि किससे लिया, राम श्याम, राम कंपनी, श्याम कंपनी, कुछ नहीं गिवन है, उसका नेम गिवन नहीं है, तो आप क्या लगा लेंगे? वेंडर। अच्छा, सन्ड्री एसेट्स कब लगाएंगे? जब एसेट्स लिखा हो कि आपने एसेट्स एक्वायर किया, अगर एसेट्स का नेम गिवन है प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह, तो प्लांट मशीनरी फर्नीचर लिखेंगे। नेम गिवन नहीं हो तो क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो आप एसेट्स ले रहे हैं वो लिखेंगे, जिससे आपने खरीदा है वो लिखेंगे टू वेंडर। समझ में आ गई बात? उसके बाद आप इनको, क्योंकि आपने इनसे एसेट्स लिया है तो अब इसको क्या देंगे आप? शेयर। और शेयर्स हम दो तरीके से दे रहे होते हैं, एक होता है पार पे, दूसरा प्रीमियम पे। जब हम पार पे देंगे तो ये एंट्री करेंगे, वेंडर जो डेबिट क्रेडिट था हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल कर देंगे। इक्विटी शेयर्स दे रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स। ये पेमेंट के टाइम पे, मतलब जब आप शेयर्स दे रहे हैं, अगर पार पे देंगे तो वेंडर क्रेडिट था तो डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे दे रहे हैं तो वेंडर को आप डेबिट तो करेंगे, लेकिन साथ में टू शेयर्स कैपिटल के साथ में क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब भी आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे, उस सिचुएशन में या तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन हो पहले से, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है वो लिखेंगे, नहीं गिवन है तो आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कब कैलकुलेट करते हैं? जब आप अपने शेयर्स को किस पे इशू करते हैं? प्रीमियम पे। सर क्यों कैलकुलेट करते हैं? बेटा देखो ना, हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें ना ये वैल्यू दे रखी है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे कि मैंने बिल्डिंग जो है ना, सन्ड्री एसेट 10 लाख रुपए का लिया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया सर? 10 लाख। और हम यहाँ पे वेंडर में प्रीमियम पे शेयर्स दे रहे तो 10 लिख लिया, लेकिन शेयर कैपिटल कितने का है? कितना सिक्योरिटी प्रीमियम? इसको सेपरेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स आपका कुछ आ जाता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई पे जो भी एक शेयर का फेस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई
सिक्योरिटी प्रीमियम, पर शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम उसको लिखना है। समझ में आ गई बात? जिन्होंने ये नोट कर रखा है अच्छी बात, नहीं कर रखा है तो फटाफट नोट कर लेना, तो 2 मिनट लगेगा। ये नोट कर लो क्योंकि आगे क्वेश्चन इसी पे होंगे बेटा। नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे निकालेंगे आप, ये भी ध्यान रखना है। टोटल कंसिडरेशन मतलब जितना भी आपने बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर जितने का लिया, उससे आप डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से प्लस प्रीमियम से। ठीक है, ये तो क्वेश्चन करते वक्त ही हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। नोट कर लिया आपने? आइए क्वेश्चन करते हैं ज़रा इस पे। बेटा बातें बंद करो, आ जाओ जी क्वेश्चन पे। अदर देन कैश के क्वेश्चंस करेंगे एक बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। जैन लिमिटेड परचेज द मशीन कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। कह रहे जी जैन लिमिटेड ने, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी कंपनी है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। इन्होंने बताया कि इन्होंने परचेज किया है मशीन, और ये मशीन खरीदी है 1 लाख की। किससे खरीदी है? अय्यर लिमिटेड से। तो अभी मैंने यहाँ बताया बेटा कि जब भी हम खरीदेंगे तो हम पहले खरीदने की एंट्री करेंगे, तो जिस एसेट्स को खरीदेंगे उस एसेट्स का नाम हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी सर? वेंडर की जगह पे क्या लिखेंगे? टू अय्यर लिमिटेड, है ना? चलो कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर? मशीनरी की वैल्यू है सर 10 लाख रुपए। ये हमने परचेज की एंट्री कर दी। अब हमारे पास पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट में है 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। कह रही जी जितना भी पेमेंट है, जो भी आपको करना है, उसमें से 50% आप चेक से करेंगे, और बाकी पेमेंट जो है 50% जो बच गया, कंपनी इशूड है इक्विटी शेयर, उसके बदले में कंपनी इशू कर रही है इक्विटी शेयर विद प्रीमियम। तो बेटा देखिए आप यहाँ पे एंट्री करेंगे अय्यर लिमिटेड। अय्यर लिमिटेड टू बैंक, जो आप 50% पेमेंट कर रहे हैं उसे आप बैंक से कर दीजिए। तो 10 लाख का 50% कितना हुआ सर? 5 लाख रुपए। यहाँ पे भी लिख लिया जी हमने 5 लाख। और बाकी 50% कितना बच गया? 5 लाख बच गए। उसके बदले में आप क्या देंगे अय्यर लिमिटेड को? तो अय्यर लिमिटेड ही डेबिट करेंगे बेटा। अय्यर लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल जो हम इशू कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटीज पे है, तो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ गई जी आपकी 5 लाख रुपए। और मैंने आपको बताया था कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो नंबर ऑफ शेयर जरूर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ शेयर इशूड, उसका तरीका है टोटल कंसिडरेशन, मतलब जितने के बदले में आपको शेयर्स देने। तो ये आ गया जी 5 लाख। 100 का फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है? 25%। ठीक है जी, इसे सॉल्व करा, ये आ गया जी 5 लाख।
डिवाइड क्या है 125 से, डिवाइड करके देखो बेटा कितना आ रहा है। इस 4000 को आपने यहाँ रखना है सर, और शेयर कैपिटल में आपको अपनी जो फेस वैल्यू एक शेयर्स की थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, और प्रीमियम को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा सर, ये आ गया आपका 4 लाख, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 लाख। हाँ जी, हो गया जी, ये 31 समझ में आ गया। अब आइए सर एक क्वेश्चन और इसमें से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35, संदेश लिमिटेड टुक ओवर दी एसेट्स ₹7 लाख। अब ये संदेश लिमिटेड वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन्होंने संदेश लिमिटेड टुक ओवर दी एसेट्स, इन्होंने एसेट्स लिया 7 लाख का, और साथ में लाइबिलिटीज भी ली। वो कितने की है 2 लाख रुपए, फ्रॉम संचार लिमिटेड। किससे ली बेटा संचार लिमिटेड से। अब यहां तक अगर बात खत्म हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। जैसे आपको मैं पिछले क्वेश्चन में दिखाऊं जो 31 किया, इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ था जैन लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख। इन्होंने बोला जी जैन लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की। मशीन की कीमत कितने की है, तो बताओ कितने की खरीदी 10 लाख, हमने ये मान लिया था, जबकि यहाँ पे मशीन की कीमत गिवन है बस। उसने बोला मशीन इतने रुपए की कीमत की है वो खरीदी है। अब जरूरी नहीं कि वो चीज उतने की है तो उतनी की खरीदी होगी। यहाँ पे यही चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है उन्होंने, बोल रहे हैं कि जो एसेट्स खरीदा है वो वैल्यू कितने का है, और ये लाइबिलिटी, और ये दोनों चीजें जो हमने ली हैं वो एक्चुअल में ली कितने की है 4,59,500 की। वो ये बता रहे हैं इस बार वैल्यू बताई, पिछली बार वैल्यू नहीं बताई। उसने बोला सिर्फ मशीन खरीदी हमने, तो हमने मशीन जो खरीदी थी वही वैल्यू माना, उतना ही देना पड़ेगा। इस बार इन्होंने बताया देना कितना है वो पहले से तय करा। हमने जो यहाँ पे एंट्री करी, हमने ये लिखा मशीन 10 लाख की थी तो अय्यर को कितना देना होगा। इस बार ये कह रहे हैं कि जी मशीन 10 लाख की है, लेकिन अय्यर से बात हुआ है कितने में 9 लाख। ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पर कितना कंसिडरेशन कितना 9 लाख, तो बेटा ये डिफरेंस आएगा ना। तो अगर कंसिडरेशन आपको दे दे तो आप अपनी मर्जी से बैलेंस नहीं लिख सकते कि जो ये वैल्यू वही होगी। जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो मानेंगे आप कि अय्यर को वो वाली वैल्यू देनी। जैसे इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन वैल्यू 4,59,500 लिखा। अब इस क्वेश्चन को देखिए मैं करता हूं 31 की जगह, अब कौन सा है ये 35। तो हमने जो एसेट्स के नेम नहीं गिवन है तो हमने क्या लिखा बेटा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या खरीदा तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है बेटा। तो यहां लिखा हमने सन्ड्री लाइबिलिटी। किससे खरीदा बेटा, इधर ध्यान दो बाद में लिख लेना, संचार लिमिटेड से खरीदा। तो एसेट्स कितने का आया, इन्होंने बोला जी एसेट्स 7 लाख रुपए का आया, मैंने यहाँ 7 लाख लिख दिया जी। हमने पूछा जी लाइबिलिटी कितनी की आई, इन्होंने बताया जी 2 लाख रुपए की आई लाइबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद हमने पूछा कि भाई अब देखो क्वेश्चन ने बताया खुद ही, इन्होंने बोला कि संचार लिमिटेड से परचेज कंसिडरेशन कितने का था 4,59,500। बेटा ध्यान से सुनना 4,59,500। सर अगर ये लाइन नहीं गिवन होता, ये कंसिडरेशन वाली लाइन अगर गिवन नहीं होती, ये लाइन मैं अगर हटा दूं यहां से, ये नहीं होता बेटा, तो हम इसको क्या मान लेते पता है 5 लाख, जो डिफरेंस है वही मान लेंगे। लेकिन कंसिडरेशन गिवन है तो हमेशा कंसिडरेशन लेना है। बताइए कंसिडरेशन कितना था 4,59,500। अब देखिए कोई चीज 7 लाख, इनका टोटल करिए डेबिट क्रेडिट, अब इक्वल है कि नहीं। कहां पे डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, सही से देखो कहां डिफरेंस आ रहा है
क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब जितने का एसेट्स था उससे भी हम कम में हमें मिल गया, तो अपने को फायदा हो गया। क्या हो गया? तो जो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो उसे हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे सर? ये कब लिखेंगे? जब बैलेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे बेटा। इसमें कितना आएगा? 40,500। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। अगर यही चीज डेबिट में डिफरेंस आ जाता है बच्चा, अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो इसका मतलब ये क्या था? गुडविल। ये समझने के लिए लिखा है, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना बस। गुडविल कब लिखेंगे? अगर डेबिट में डिफरेंस आता। और ये डिफरेंस आता कब है? जब कंसिडरेशन वैल्यू गिवन हो, जब बता दिया गया हो कि टोटल कितना पे करना है, टोटल पेमेंट कितनी होनी ये बता दे, तब ऐसा चलेगा। यहां पे इन्होंने बताया टोटल पेमेंट इतनी होनी है सर, उस क्वेश्चन में नहीं बताया था कि पेमेंट कितनी होनी है, तो हमने ये माना जितने का एसेट्स है उतना ही पेमेंट हो रहा है। ये समझ में आ गया? पहली एंट्री कर लिया आप लोगों ने, नोट करिए फटाफट इसको। 35 है ये। फर्स्ट एंट्री। अब इसके बाद इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो संचार लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे सर, संचार लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। क्वेश्चन बता रहा है कितना पेमेंट किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ 8500 वर पेड बाय द एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। ड्राफ्ट पेमेंट की बात कर रहा है और पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। इसका मतलब है ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट करेंगे। कैसे पेमेंट करेंगे सर? कितना? 8,500। क्या सारी पेमेंट हो गई? नहीं सर। बाकी पेमेंट के लिए क्या बोला इन्होंने? संचार लिमिटेड डेबिट। बाकी पेमेंट के लिए बोला है उन्होंने कि आप इक्विटी शेयर दीजिएगा, वो भी किस पे? 10% के प्रीमियम पे। तो आइए सर इक्विटी शेयर्स देने की एंट्री करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। अब क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, पहले तो आप बैलेंस पता कर लो। टोटल पेमेंट आपको कितना करना था? 4,59,000। उसमें से कितना कर चुके आप? कितना बच गया? 459,500 में से आपने माइनस कर देना है कितना सर? 8,500। तो ये आ गया जी 4,51,000। और यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट से नंबर ऑफ शेयर इशूड। या तो गिवन हो या तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर इशूड, कंसिडरेशन वैल्यू इतना है। फेस वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा? 10 रुपए का। प्रीमियम कितना है? 10%। 10%, इसका 10%। डिवाइड बाई 11। 11,000। बेटा यहाँ लिख लेंगे 41,000। ये आएगा आपका 10 और यहाँ आएगा 1। ये आ गया जी 4,10,000 और यहाँ आया 41,000। समझ में आ गई बात? एक और कर लेते हैं इस पे। 35 के बाद आए जी क्वेश्चन नंबर 37।
संदेश लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड। कह रहे जी हमने एक बिजनेस खरीद लिया। किससे खरीदा? संचार लिमिटेड से। कितने का खरीदा? 15 लाख रुपए का। पेबल 10% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट के बारे में जिक्र बता दिया, ध्यान से समझना पेमेंट का इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला जी 15 लाख रुपए में हमने सारे एसेट्स खरीद लिए। तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन वैल्यू पहले ही बता दी कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी आपने खरीदा उसमें कितने रुपए खरीदा आपने। उस 15 लाख में 10% आप चेक से दे देंगे, बाकी पैसे के लिए इक्विटी शेयर्स लेंगे। लेकिन आपने खरीदा टोटल सारी चीज़ें कितने में है? 15 लाख में। समझ में आ गई बात आपको? अब ये जो एसेट्स खरीदी गई, जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में ये वैल्यू लिखी हुई है, उसे कहते हैं बुक वैल्यू। उसकी बैलेंस शीट में ये वैल्यू लिखी हुई सारी। बिल्डिंग 5 लाख, लेकिन हमसे तय कितने में हुआ है? वो 6,50,000 में। तो बताइए हमारे लिए ये वैल्यू ज़्यादा मायने रखती है ये वाली एग्रीड वैल्यू? बुक वैल्यू हमसे कोई मतलब नहीं। तो एग्रीड वैल्यू में बिल्डिंग हमारे पास 650 की आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख के, स्टॉक 5 लाख के, ट्रेड रिसीवेबल ये एसेट्स हैं सारे, ये डेबिट हो जाएंगे बेटा। और ये ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। एंट्री करिए परचेज करने के पहले। तो पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रू ट्रेड पेबल अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू 650, बुक में देख के बताइए बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और बाकी चीज़ें। यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा जिससे आपने ख़रीदा, उसका नाम है संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड कितने का खरीदा? इसमें गिवन है बेटा पहले से, कंसिडरेशन वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है? 15 लाख रुपए गिवन है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कोई डिफरेंस तो नहीं सर। नीचे है 17 लाख और ये मिला दीजिए, तो इसमें 5 2 7 13 15 16 16.5 लाख है ना। तो डिफरेंस आ गया सर। जो डेबिट में डिफरेंस आएगा उसे किस नाम से लिखेंगे सर? गुडविल अकाउंट डेबिट। और कितना हो जाएगा सर? ये 50,000 गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। चलिए जी अब सेकेंड एंट्री पे आ जाइए। पेमेंट की एंट्री करें सर। संचार लिमिटेड डेबिट टू, किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे? इन्होंने बोला 10% के लिए आप चेक दे रहे हैं। टोटल पेमेंट 15 लाख थी, 10% यानी 1.5 लाख का चेक। बाकी पैसे के लिए क्या देंगे सर? इन्होंने इक्विटी शेयर्स की बात करी, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब्दुल्ला पढ़ लो चुपचाप से।
अब यहाँ पे आते हैं, इसका नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, निकाल लेंगे सर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, भाई 15 में से 1.5 लाख दे चुके हैं, तो बचा कितना सर? 13,50,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू। एक शेयर है हमारे पास 100 का, प्रीमियम है 20%, 100 प्लस 20, वन 120। बधाई कितना है सर? 11250। यहाँ आ जाइए सर, 11250, ये इंटू 100 आएगा और इंटू का 20, 11250000, 11250, नहीं नहीं ये तो अलग, ये आएगा जी 2,25,000। ये एंट्री बनेगी सर। समझ में आ गई बात? और आगे आइए। चलिए जी, इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है। इसी में हमने शुरुआत में पढ़ा कि जब अदर देन कैश होता है, तो अदर देन कैश में या तो आप एसेट्स लेते हैं सामने वाली पार्टी के, या फिर आप कोई सर्विस ले रहे होते हैं। तो बेटा आप सर्विस कैसे लेते हैं? क्वेश्चन हमारे पास एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। या तो आप प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे होते हैं, या फिर आप अंडर राइटर्स को शेयर्स दे रहे होते हैं। प्रोमोटर्स वो जिन्होंने बिजनेस आइडिया लेकर आए थे, जिन्होंने मेहनत करी थी बिजनेस के स्टार्ट करने में, उसको हम शेयर्स दे रहे हैं फ्री का। उससे हमने कुछ भी नहीं लिया, बस हम उससे कैश हम नहीं ले रहे, कोई एसेट्स नहीं ले रहे, लेकिन उसको हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल ये सटीक, यही याद रखना है आपको कि जो हम प्रोमोटर्स को दे रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कई बार लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। अब बाद में हम प्रोमोटर्स को शेयर्स जितना दे रहे होते, प्रोमोटर्स टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अंडर राइटर्स को भी देते हैं। सर ये अंडर राइटर्स कौन है? अंडर राइटर्स कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि हमारे जो शेयर्स थे उसको सब्सक्राइब करवा दे पब्लिक से, तो उनको एज अ कमीशन हम लोग ये दे रहे हैं, सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं। अंडर राइटर्स को अगर आप पेमेंट करेंगे तो बेटा अंडर राइटर कमीशन या एक्सपेंस है, आपका डेबिट हो जाएगा। जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो आएगा अंडर राइटर्स। अब बाद में अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो अंडर राइटिंग कमीशन अंडर राइटर्स, देखो ये अल्टीमेटली बनना वही था, ये अगर कट जाए तो अंडर राइटर्स कमीशन टू शेयर्स कैपिटल। पहले यहाँ पे हम बैंक लिखते थे, बैंक नहीं लिख रहे क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं, हमने उनसे सर्विसेज ली। तो अंडर राइटर कमीशन ये ड्यू करने की एंट्री अंडर राइटर को, और ये शेयर्स ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये दो एंट्रीज पहले ये नोट कर लो, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको करवा दूं एक फटाफट। ये इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख चुके ये, अब लिखिए अंडर राइटर्स का। अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। नोट कर लिया नोट? अब आइए जी क्वेश्चन पे, करिए करिए। आइए, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर, नोट कर लिया ना? आइए जी, क्वेश्चन ये है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है ये, क्वेश्चन नंबर 38 है, अदर देन कैश का ही क्वेश्चन है ये भी।
लाइट लैम्प्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहे जी 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप। किसको दे रहे हैं हम लोग? इशू कर रहे हैं किसको? प्रोमोटर्स को, फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी को सेटअप किया, उनके सर्विसेज के लिए हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं 50,000 शेयर्स। तो प्रोमोटर्स को टोटल पेमेंट हो कितना रहा बेटा? 50,000 इंटू का 10, कितना हो गया सर? ये हो गया जी प्रोमोटर्स की पेमेंट, प्रोमोटर्स को। उसके बाद आ जाए सर अंडर राइटर्स पे। अंडर राइटर को कितना इशू कर रहे हैं सर? 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स अंडर राइटर को दे रहे हैं, कितने वाला बेटा? 10 वाला। टोटल कितने हो गए सर? 20,000 के अंडर राइटर्स की पेमेंट। तो ये जो एंट्री आपने करी, जैसे ये एंट्री करी, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट आता है, अगर एंट्री याद है तो एग्जाम में आता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे कितना हो गया सर? ये 5 लाख। कब आया था तुम्हारे एग्जाम में? प्री बोर्ड में आया था, वो भी सीबीएसई से, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आगे भी काम आ सकता है। ये हो गया जी। और यहाँ पे अंडर राइटर में वैल्यू कितनी आनी है सर इसकी? 20,000 अंडर राइटर्स की। ये एंट्री करके ये वैल्यू लिखनी है बस सर। दिखाना क्वेश्चन। प्रोमोटर्स और अंडर राइटर दोनों एक साथ ही आए ना। आसान तभी रहेगा जब ये एंट्री याद होगी। एंट्री याद नहीं है तो आसान नहीं है। कर लिया जी ये? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्लास में ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर फ्यूचर अकाउंट को रिवाइज करेंगे, फॉर फ्यूचर शेयर्स को। इसके कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर आप पढ़ के आइएगा कम से कम, ठीक है जी? फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर पढ़ा होगा, वो आप पढ़ के आइएगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में, लेकिन उतना पढ़ के आइएगा। चलिए आप बैठिए, उसके बाद